हेलो फ्रेंड, कैसे हैं? स्वागत है आप अदर एकेडमिक क्लासेज में। और आज देखेंगे, जैसा कि टॉपिक देख रहे हैं, बायोलॉजी देखेंगे और आज सर्कुलर क्लास देखेंगे। और बायोलॉजी में देखेंगे, आज देखेंगे आकारिकी देखेंगे। ठीक है, क्या देखेंगे? आकारिकी के बारे में जानेंगे। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं कि कोविड-19 को देखते हुए लॉकडाउन जो है लगा दिया गया है। अभी नाइट कर्फ्यू लगा, लेकिन लगभग सारे जो है कोचिंग और क्लासेज जो है हॉस्टल वगैरह को बंद कर दिया गया है। और बायोलॉजी से एग्जाम में बहुत सारे क्वेश्चन पूछा जाता है। तो यहाँ पर जो है पूरा बेसिक से देखेंगे, सारे पॉइंट एक एक करके देखेंगे और सारे पॉइंट को नोट करते चलिएगा, बिना वीडियो स्किप किए हुए लास्ट तक देखिएगा और सारे पॉइंट को गहन से अध्ययन कीजिएगा। और सवाल जो है यहाँ से 100% आपका जो है परीक्षा में कवर हो जाएगा, लगभग सवाल कवर हो जाएगा। क्योंकि खाली ऑब्जेक्टिव पढ़ने से काम नहीं चले। जैसा कि सामने आपका दुर्गा भी एग्जाम हुआ, कुछ दिन पहले देखे भी होंगे, कितना क्रिटिकल क्वेश्चन जो उठाया गया था। तो अधिक से अधिक जो है थ्योरी पर जोर दे और पढ़े एनसीईआरटी बुक, तो आपका जो है आसानी हो जाएगा आगे का जो भी एग्जाम है सो। तो चलिए शुरू करते हैं। तो आकारिकी, बायोलॉजी में आकारिकी देखने से पहले थोड़ा सा इसके बारे में जान लेते हैं, बायोलॉजी है क्या। तो बायोलॉजी क्या है? तो विज्ञान की वह शाखा जिसमें जीवधारियों का अध्ययन किया जाता है उसे क्या कहा जाता है? बायोलॉजी कहा जाता है। यानी बायोलॉजी के अंतर्गत यह जो है जीवधारियों का अध्ययन किया जाता है। बायोलॉजी जो है 2 ग्रीक शब्द से बना है। बात करते हैं बायोलॉजी से पहले थोड़ा के बारे में विशेष जानकारी देखिए। बात करते हैं बायोलॉजी। तो बायोलॉजी जो है यह 2 ग्रीक, नोट कीजिएगा, 2 ग्रीक शब्द से बना है। 2 ग्रीक शब्दों से यह बना है। ठीक है, कौन कौन सा 2 ग्रीक शब्द है? एक बायोज प्लस लोगोस से। ठीक है, जिसमें बायोस का अर्थ होता है जीवन और लोगोस का अर्थ होता है अध्ययन करना, यानी बायोलॉजी का अध्ययन। नेक्स्ट पर लिखिएगा बायोलॉजी शब्द का प्रयोग। बात करते हैं कि ये जो बायोलॉजी है, बायोलॉजी शब्द का प्रयोग किसने किया? तो नोट कीजिएगा, बायोलॉजी शब्द का जो प्रयोग करने वाले जो व्यक्ति थे वह कौन थे? तो नोट कीजिएगा, इसका प्रयोग सर्वप्रथम लिखिएगा लैमार्क। किसने किया था? लैमार्क। एवं एक और व्यक्ति इनके साथ है जिसका नाम क्या है? ट्रेबिनेरस। क्या है नाम? नोट कीजिएगा, ट्रेबिरेनेस। यह व्यक्ति जो है बायोलॉजी शब्द का पूछे कि सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया? तो बायोलॉजी शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम लैमार्क किया। और किसने किया? ट्रेबिरेनेस के द्वारा जो है किया गया। कब किए? तो 1802 ईस्वी में। 1802 ईस्वी में जो इसका प्रयोग किया गया था। बात करते हैं लैमार्क। तो लैमार्क कहाँ के रहने वाले हैं? तो नोट कीजिएगा, लैमार्क जो है यह जो है फ्रांस के रहने वाले हैं। कहाँ के रहने वाले हैं? फ्रांस के रहने वाले हैं। जबकि ट्रेबिनेरस जो है इनका संबंध कहाँ से है? तो नोट कीजिएगा, इनका संबंध जो है जर्मनी से। कहाँ से है? जर्मनी से। सारे पॉइंट नोट करते चलिएगा। अब बायोलॉजी को जो है नेक्स्ट पॉइंट लिखिएगा कि बायोलॉजी को जो है 2 भागों में बांटा जाता है। इसके 2 पार्ट हो जाते हैं। ठीक है, 2 पार्ट हो जाते हैं इसके। एक हो जाता है बॉटनी, बॉटनी जिसे वनस्पति विज्ञान का अंतर्गत जो है, ठीक है, आता है। और एक होता है जूलॉजी। यह 2 भागों में से बांटा जाता है। बॉटनी यानी वनस्पति विज्ञान, यह जीव विज्ञान की वह शाखा जिसमें पेड़ पौधे का अध्ययन किया जाता है, बॉटनी में अध्ययन किया जाता है। और जूलॉजी में जो है यह विज्ञान की वह शाखा जिसमें जंतुओं के बारे में अध्ययन किया जाता है। मतलब इसमें जो है जंतु यानी जानवरों के बारे में जो है अध्ययन किया जाता है। और इसमें जो है नोट कीजिएगा पेड़ पौधों, किसके बारे में? पेड़ पौधों के बारे में जो है अध्ययन करते हैं। किसके अंतर्गत? बॉटनी के अंतर्गत। नेक्स्ट पॉइंट लिखिएगा, अगर आपसे पूछे कि फादर ऑफ बायोलॉजी के नाम से किसे जाना जाता है? तो नोट कीजिएगा फादर ऑफ बायोलॉजी के नाम से किसे जाना जाता है? तो फादर ऑफ बायोलॉजी कहा जाता है किसे? अरस्तु को कहा जाता है। अरस्तु को फादर ऑफ बायोलॉजी के नाम से जाना जाता है, जीव विज्ञान का पिता कहा जाता है। और साथ ही लिखिएगा कि इन्हें जूलॉजी का पिता भी कहा जाता है। जूलॉजी का भी पिता जो है इन्हें कहा जाता है। किसे कहा जाता है? अरस्तु को कहा जाता है। लेकिन अगर आप पूछेगा, अगर आपसे
नेक्स्ट में लिखिएगा कि अगर पूछे कि फादर ऑफ बोटनी, अगर आपसे पूछे कि फादर ऑफ पूछे बोटनी तो इसके कौन हो जाएगा, तो इसके हो जाएगा फादर ऑफ बोटनी के कौन हो जाएगा, तो नोट कीजिएगा इसके हो जाएगा थियोफ्रेटस। कौन हो जाएगा, थियोफ्रेटस। यानी थियोफ्रेटस को जो है बोटनी का पिता कहा जाता है। किसका पिता कहा जाता है, बोटनी यानी वनस्पति विज्ञान का जनक जो है थियोफ्रेटस को कहा जाता है। तो यह था इससे बायोलॉजी से संबंधित महत्वपूर्ण पॉइंट, समझ सारे पर नोट कीजिएगा। अब आते हैं जो मेरा टॉपिक था आकार की, उस पर आते हैं। तो चलिए देखते हैं। अब चलिए अब टॉपिक पर था, हेडिंग था आकार की। इसके अंतर्गत जो है किसका अध्ययन करते हैं, तो इसके अंतर्गत जो पौधे के लिखिएगा, इसके अंतर्गत जो है पौधे की जो बाह्य, किसका अंतर्गत करते हैं, पौधे की बाह्य आकृति। नोट कीजिएगा, पौधे की बाह्य आकृति का अध्ययन किया जाता है। पौधे के बाह्य आकृति का जो है अध्ययन किसके अंतर्गत करते हैं, आकृति के अंतर्गत जो है करते हैं। आकारिकी के अंतर जो है पौधे की बाह्य जो आकृति होती है उसका अध्ययन जो है हम आकारिकी में करते हैं। ठीक है, मॉर्फोलॉजी के अंतर्गत जो है इसका अध्ययन किया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट इसमें लिखेंगे, और इसके अंतर्गत जो पौधे का जो बाहरी जो आकृति होती है, बाह्य भाग होता है, उसमें फर्स्ट देखेंगे जड़। क्या देखेंगे, जड़ देखेंगे। इंग्लिश में क्या कहा जाता है, रूट के नाम से इसे जाना जाता है, रूट कहा जाता है। जड़ से भी परीक्षा में बहुत सारे सवाल जो है पूछा जाता है। चलिए देखते हैं जड़ के बारे में। तो नोट कीजिएगा जड़ के बारे में लिखिएगा कि पौधे के अक्ष का भूमिगत, पौधे के अक्ष का जो भूमिगत भाग जो होता है ना, भूमिगत भाग को क्या कहते हैं, जड़ कहते हैं। क्या कहलाता है, जड़। तो पौधे के अक्ष का भूमिगत भाग को क्या कहते हैं, जड़ कहते हैं। जो भूमि के में रहता है वह जड़ कहलाता है, यानी रूट कहलाता है। नेक्स्ट पर लिखिएगा, नेक्स्ट पार्ट इसमें लिखिएगा कि यह जो जड़ होता है, यह लिखिएगा कि यह जो है प्रकाश, नोट कीजिएगा, यह प्रकाश के विपरीत बढ़ती है। नोट कीजिएगा, जड़ जो होते हैं प्रकाश के कैसे बढ़ती है, प्रकाश के विपरीत दिशा में जो है ये जो है वृद्धि होता है जड़ का। चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। सारे पॉइंट अच्छे से नोट करते चलिएगा, एक भी नहीं छोड़िएगा। लिखिएगा कि इसमें क्लोरोफिल की अनुपस्थिति होती है। नेक्स्ट पॉइंट इसमें लिखिएगा कि जड़ में जो है, लिखिएगा इसमें किसकी अनुपस्थिति होती है, तो लिखिएगा कि इसमें क्लोरोफिल अनुपस्थित, क्लोरोफिल जो है अनुपस्थित होता है। ठीक है, जड़ में जो है क्लोरोफिल क्या होता है, अनुपस्थित होता है। तो क्या देखिए, जड़ जो पौधे का अक्ष का भूमिगत भाग जो है क्या कहलाता है, जड़ कहलाता है। यह प्रकाश के विपरीत बढ़ती है, जड़ जो है प्रकाश के विपरीत बढ़ती है। नेक्स्ट पॉइंट लिखे कि इसमें क्लोरोफिल जो है अनुपस्थित होता है, यानी क्लोरोफिल जो है नहीं पाया जाता है। ठीक है, तो यह प्रकाश के विपरीत बढ़ता है, लेकिन प्रकाश के विपरीत इसमें अपवाद में लिख लीजिएगा, इसमें नोट करके लिख लीजिएगा अपवाद में। ठीक है, अपवाद में है जो प्रकाश के विपरीत जो है नहीं बढ़ता है, वह कौन सा है, तो अपवाद में लिखिएगा राइजोफोरा, लिख लीजिएगा राइजोफोरा। एक और लिखिएगा निमेटोफोर। जड़ जो है यह जो है अपवाद में है, किस में है, यह दोनों जो है अपवाद में है। जनरली जड़ जो है प्रकाश के विपरीत बढ़ता है, लेकिन अपवाद में राइजोफोरा है और एक और है नेमेटोफोर, दोनों नोट कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पर लिखते हैं। और जड़ जो होता है यह भूमि के अंदर जो है बढ़ता है, ये तो जानते ही हैं। चलिए नेक्स्ट पर लिखेंगे, इसमें नेक्स्ट पर लिखिए। तो
दूसरा पॉइंट देखिए, इसमें क्लोरोफिल जो है अनुपस्थित होता है, लेकिन अपवाद में, ये अपवाद वाला खूब पूछता है। ऐसे जनरली जो जड़ें होते हैं उसमें क्लोरोफिल जो है अनुपस्थित होता है, लेकिन पूछिएगा कि कौन सा ऐसा जड़ें है, तो अगर ध्यान नहीं रखिएगा तो मार दीजिएगा कि नहीं पाया जाता है, लेकिन इसमें पाया जाता है। अपवाद में कौन सा है, तो लिखिएगा अपवाद में जो है सिंघाड़ा, नोट कर लीजिएगा। पहला सिंघाड़ा है, और दूसरा जो है वह कौन सा है, तो लिखिएगा दूसरा है टिनोस्पोरा। यह अपवाद में है, जिसमें क्या पाया जाता है, क्लोरोफिल जो है इसमें प्रेजेंट होता है। जनरली जड़ में जो है क्लोरोफिल अनुपस्थित होता है, बात को ध्यान रखिएगा। यह दोनों को, यह अपवाद में है। नेक्स्ट पॉइंट लिखिएगा, अपवाद में है। अब नेक्स्ट पॉइंट लिखिएगा कि इसमें पर्व और संधियां अनुपस्थित होती हैं, जड़ में लिखिएगा। नेक्स्ट पॉइंट इसमें लिखिएगा, तीसरा पॉइंट पर आते हैं कि इसमें लिखिएगा कि जड़ में जो होती है इसमें जो है पर्व, क्या कर रहे हैं, लिखिएगा पर्व एवं पर्व संधिया एवं पर्ण संधि, पर्ण एवं पर्ण संधि, यह जो है अनुपस्थित होता है। क्या होता है, यह जो है अनुपस्थित होता है। नोट कर लीजिएगा अच्छे से, यह जो है अनुपस्थित होता है। जड़ में पर्व और पर्ण संधि जो है अनुपस्थित होता है, यह नोट कर लीजिएगा। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं इसमें। नेक्स्ट पॉइंट लिखिएगा, चौथा पॉइंट जड़ में, कि इसमें जो है कलिया, इसमें कलिया यानी कली जो होता है, कली, यह जो है कली भी अनुपस्थित होता है। कली क्या होता है, अनुपस्थित होता है। तो यह था जड़ से रिलेटेड पॉइंट, जो है सारे पॉइंट को नोट कर लीजिएगा, यहाँ से परीक्षा में सवाल जो है उठाता है। अब नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, जड़ के प्रकार देखते हैं। चलिए अब जड़ के प्रकार में देखते हैं। जड़ के प्रकार में देखते हैं, पहला मूसला जड़। क्या देख रहे हैं, मूसला जड़। तो नोट कीजिएगा मूसला जड़ क्या होता है, तो वैसी जड़ जिसका विकास मूलांकुर से होता है। नोट कीजिएगा कि मूसला जड़ कैसा होता है, तो वैसा जड़ जिसका, वैसा जड़, नोट कीजिएगा वैसा जड़ जिसका विकास, नोट कीजिएगा वैसा जड़ जिसका विकास मूलांकुर किससे होता है, मूलांकुर से होता है। मूलांकुर से होता है, क्या कहलाता है, मूसला जड़ कहलाता है। मतलब जिस जड़ का विकास जो है मूलांकुर भाग से होता है उसे क्या कहते हैं, उसे मूसला जड़ के नाम से जो है मूसला जड़ कहा जाता है। अब मूसला जड़, इसका एग्जाम्पल, मूसला जड़ का उदाहरण कौन कौन सा है, तो यह लिखिएगा दलहन। दलहन मूसला जड़ का उदाहरण कौन सा हो जाएगा, दलहन हो जाएगा। उसका लिखिएगा आम हो जाएगा, आम, यह जो है मूसला जड़ है। दूसरा देखते हैं अपस्थानिक जड़। दूसरा लिखिएगा अपस्थानिक जड़। अपस्थानिक जड़ कैसा होता है, तो नोट कीजिएगा इसके बारे में। वैसा जड़ जो मूलांकुर को छोड़कर पौधे किसी अन्य भाग से निकलता है उसे कहते हैं अपस्थानिक जड़ कहते हैं। मूसला जड़ में देखिए कि वैसा जड़ जिसका विकास जो है मूलांकुर से होता है, लेकिन अपस्थानिक जड़ में क्या होता है कि वैसा जड़ जो मूलांकुर को छोड़कर पौधे किसी अन्य भाग से निकलता है उसे अपस्थानिक जड़ कहा जाता है। तो नोट कीजिएगा वैसा जड़, वैसा जड़ जिसका विकास मूलांकुर को छोड़कर पौधे के किसी अन्य भाग से होता है, वह क्या कहलाएगा आपका, वह कहलाएगा आपका अपस्थानिक जड़। अपस्थानिक जड़ का उदाहरण क्या क्या हो जाएगा, तो लिखिएगा अपस्थानिक जड़, जैसे एग्जाम्पल में लिखिए कौन कौन हो जाएगा, आपका प्याज अपस्थानिक जड़ है। कौन है, प्याज अपस्थानिक जड़ है।
उसके बाद लिखिएगा धान, धान भी अपस्थानिक जड़ है। उसके बाद लिखिएगा मक्का। ये सबको ध्यान रखिएगा, पूछता है ये कौन सा जो है मूसला जड़ है, कौन सा जो है अपस्थानिक जड़ है। तो प्याज, धान, मक्का यह जो है आपका अपस्थानिक जड़ है। चलिए अब नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, यह नोट करिएगा। तो क्या देखे, जड़ के प्रकार में देखे, पहला देखे थे कि मूसला जड़। मूसला जड़ में देखे कि मूसला जड़ का विकास जो है मूलांकुर से होता है, जिसमें दलहन और आम आपका हो जाएगा एग्जाम्पल। अपस्थानिक में जड़ में देखे कि वैसा जड़ जिसका विकास मूलांकुर से न होकर पौधे किसी अन्य भाग से होता है, उसे हम कहते हैं अपस्थानिक जड़। जिसमें आपको एग्जाम्पल में क्या देखे, प्याज देखे, धान देखे, मक्का देखे। अब देखेंगे एग्जाम में बराबर सवाल पूछता है जड़ों का रूपांतरण। यह तो हो गया मूसला जड़ और अपस्थानिक जड़। इसके बाद जड़ का रूपांतरण होता है, तो जड़ों का रूपांतरण देखते। चलिए तो यहाँ पर देख लीजिए जड़ का जो है प्रकार देख लिए। अब यहाँ पर जड़ों का रूपांतरण देखेंगे मूसला जड़। मूसला जड़ जो है इसका भी जो कई तरह से रूपांतरण होता है। मूसला जड़ जो होता है यह भोजन संचित करके जड़ विभिन्न आकृति में परिवर्तित हो जाती है, ठीक है, विभिन्न आकृति में परिवर्तित हो जाती है। और इसमें लिखेंगे मूसला जड़ में जो परिवर्तित जो इसका रूप कौन कौन सा होता है, तो इसमें लिखिएगा पहला जो जड़ इसमें आता है वो लिखिएगा तुर्क, लिखिएगा तुर्क रूप जड़। तुर्क रूप जड़ जो होता है इस प्रकार के जड़ जो है नहीं, बीच में नोट कीजिएगा परिभाषा से इसके बारे में जान लीजिए तुर्क रूपी जड़ होता आखिर कैसा है। तो तुर्क रूपी जड़ कैसा होता है, इसके एग्जाम्पल पूछता है। तो इस प्रकार की जड़ें जो होती है वह बीच में मोटी होती है। कैसा होता है, बीच में आपका मोटी हो जाएगी, बीच में कैसा होगा, मोटा हो जाएगा, तथा दोनों सिरों पर पतली हो जाती है, दोनों सिरों पर पतली हो जाती है। और इसका एग्जाम्पल होगा आपका मूली। पूछेगा कि तुर्क रूपी जड़ का उदाहरण कौन सा है, तो ये जो है मूसला जड़ के अंतर्गत ही आते हैं। यही जो है इसका प्रवर्तित रूप यानी रूपांतरित जो है इसका रूप है। तो तुर्क रूपी में क्या होता है, तुर्क रूपी जो जड़ जो होता है इस प्रकार का जड़ें जो है बीच में क्या होती है, मोटी होती है, और दोनों सिरों पर क्या होती है, दोनों सिरों पर जो है पतली होती है, जैसे मूली हो गया, यह आपका आ जाएगा तुर्क रूपी जड़ में। उसके बाद दूसरा देखेंगे, दूसरा लिखिएगा इसी में दूसरा लिखिएगा कुंभी रूपी जड़। कुंभी रूप जड़ ये कैसा होता है, तो जड़ का ऊपरी भाग जो है फूला हुआ होता है। कुंभी रूप जो जड़ होता है इसमें जड़ का ऊपरी भाग फूला हुआ होता है, किंतु निचला भाग जो है एकाएक पतला हो जाता है। वैसे जड़ को कुंभी रूपी जड़ कहा जाता है। और इसका सबसे अच्छा उदाहरण जो है आपको देखने को मिलेगा शलजम। शलजम, शलजम में क्या होता है, शलजम का ऊपरी भाग जो है फूला हुआ होता है और निचला भाग जो है एकाएक जो है पतला होता है, ठीक है, पतला हो जाता है। यह जो है कुंभी रूपी जड़ का उदाहरण है। उसका लिखिएगा शंकु रूपी जड़। तीसरा लिखिएगा शंकु। पूछता है एग्जाम में कि जो है शंकु रूपी जड़ का उदाहरण कौन सा हो जाएगा। तो देखिए इसमें क्या होता है, जड़ का ऊपरी भाग तो मोटा होता है, किंतु नीचे की ओर धीरे धीरे जो है पतला होते जाता है, मतलब धीरे धीरे जैसे से नीचे की ओर जाएंगे पतला होते जाता है। और इसका जो उदाहरण हो जाएगा आपका कौन हो जाएगा, गाजर। एग्जाम्पल को दोनों को ध्यान में रखिएगा, तीनों के एग्जाम्पल खूब पूछता है, ठीक है। तो तर्क रूपी में क्या देखे, तो इसमें देखे कि इस प्रकार की जो जड़ जो होती है तर्क रूपी में जो जड़ होती है इसमें बीच में मोटी होती है तथा दोनों सिरों पर पतली जो होती है, जैसे में आपका मूली हो गया। कुंभी रूपी में देखिए कि यह जड़ जो ऊपरी भाग आपका फूला हुआ होता है, ऊपरी भाग क्या होता है, फूला हुआ होता है, किंतु निचला भाग एकाएक पतला होता है, जिसमें आपका एग्जाम्पल हो जाएगा शलजम। और शंकु रूपी जड़ में होता है इसमें जड़ का ऊपरी भाग मोटा होता है, किंतु नीचे का भाग धीरे धीरे पतला होते जाता है, जैसे आप गाजर देखे होंगे धीरे धीरे पतला होते जाता है, ठीक है। तो यह सारे पॉइंट को ध्यान रखिएगा। अब जो है यह मूसला जड़ का जो है रूपांतरित रूप था, इसे अच्छे से ध्यान कर लीजिएगा, नोट कर लीजिएगा। अब अपस्थानिक जड़ें का रूपांतरण देखते हैं। चलिए तब हेडिंग दीजिएगा अपस्थानिक जड़ों का रूपांतरण। तो अपस्थानिक जड़ का रूपांतरण देखेंगे, इसमें भी कई प्रकार से जो है इसमें विभाजन किया जाएगा। भोजन संग्रह के रूप से जो है इसका रूपांतरण किस तरीके से होता है, उस पर यांत्रिक सहारा के लिए इसका रूपांतरण किस तरीके से होता है, तो सारे पॉइंट देखेंगे। उसके बाद अन्य जैविक कार्यों के लिए जो है 3 भागों में इसे जो है विभाजित किया गया है। तो देखेंगे अपस्थानिक जो जड़ का जो रूपांतरण होता है इसमें देखेंगे भोजन संग्रह के लिए, देखेंगे ए में देखेंगे भोजन संग्रह के लिए, क्या देखेंगे, भोजन संग्रह। नोट कीजिएगा, पहला देखेंगे क्या, भोजन संग्रह के लिए जो जड़ें होती है वह कैसे जड़ें होती है, भोजन संग्रह के लिए।
तो इसमें देखिएगा भोजन संग्रह जड़ जो होती है इसमें पहला लिखिएगा कंदिल जड़। कौन सा जड़ लिखना है? पहला लिखिएगा कंदिल जड़। तो कंदिल जड़ कैसा होता है? तो भोजन संग्रह के कारण जड़ें जो है अनियमित आकार की होती है और एक नोट से जड़ निकलती है जैसे शकरकंद। ठीक है, कंदिल जड़ में क्या होता है? भोजन संग्रह के कारण यह जड़ें जो है अनियमित आकार की होती है और एक नोट से एक जड़ निकलती है। ठीक है, वह कंदिल जड़ कहलाता है। जैसे आपका हो जाएगा शकरकंद। शकरकंद जो है यह जो है कंदिल जड़ का उदाहरण है। किसका उदाहरण है? कंदिल जड़ का उदाहरण है। ये भी पूछ सकता है कि भोजन संग्रह के कारण जड़ें अनियमित आकार की होती है और एक नोट से जड़ निकलती है, उसे कहा जाता है तो कंदिल जड़ कहा जाता है। नोट कर लीजिएगा। और इसका एग्जाम्पल आपका क्या हो जाएगा? शकरकंद हो जाएगा। उसके बाद दूसरा पॉइंट लिखिएगा पुलिकित जड़। दूसरा लिखिएगा पुलिकित जड़। पुलिकित जड़ में लिखिएगा इसके बारे में। चलिए नेक्स्ट पार्ट देखते हैं। तो नेक्स्ट पार्ट देखते हैं पुलिकित जड़। तो नोट कीजिएगा पुलिकित जड़ के बारे में। यह जो है इसकी जो आधार से जो है गुच्छे के रूप में निकलती है। यह जो जड़ जो होता है यह गुच्छे के रूप में निकलती है। जैसे जड़ जैसे देखे होंगे डहेलिया का जड़। डहलिया का जड़ देखे होंगे तो डहलिया का जड़ जो है वह गुच्छे के रूप में निकलती है। तो पुलिकित जड़ का उदाहरण जो है जड़ के रूप में निकलती है। जैसे आपका हो जाएगा डहलिया जड़ हो जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट लिखिएगा ग्रंथिल जड़ के बारे में। ग्रंथिल जड़ जो होता है इसका निचला सिरा फूलकर मांसल हो जाता है। इसका जो निचला सिरा होता है वो फूलकर कैसा हो जाता है? फूलकर जो है इसका निचला सिरा जो है मांसल हो जाता है। कैसा हो जाता है? मांसल हो जाता है। और यह जो है आम हल्दी लिखिएगा। आम हल्दी ये पौधा है एक, आम हल्दी दोनों एक साथ है। आम हल्दी यह जो है ग्रंथिल जड़ का जो है उदाहरण है। आम हल्दी जो है ग्रंथिल जड़ का उदाहरण है। आम अलग और हल्दी अलग नहीं पड़ेगा। आम हल्दी एक पौधा है जो है ग्रंथिल जड़ का जो है उदाहरण है। उसके बाद नेक्स्ट देखिएगा वलयाकार जड़। यह जो वलयाकार जो जड़ होता है ना इसमें लिखिएगा यह जड़ वलय के आकार में फूली होती है। ये जो जड़ जो होती है वलयाकार जड़ जो है वलय के आकार में फूली होती है। किस रूप में फूला होता है? तो वलय के रूप में लिखिएगा। वलय के रूप में क्या होती है? फूली होती है। वलय के आकार में फूली होती है। और इस पॉइंट को अच्छे से नोट कीजिएगा, यहाँ से सवाल उठाता है। और इसका जो उदाहरण हो जाएगा वह इपीकॉक जड़ है। कौन है? इपीकॉक जो है यह जो है वलयाकार जड़ का जो है उदाहरण है। और इपीकॉक से लिखिएगा यह जो इपीकॉक जड़ है यह कई बार एग्जाम में पूछा है। लिखिएगा इपी जो कॉक जड़ है कॉक से लिखिएगा इमेटिन। कौन सा? इमेटिन नामक जो है दवा बनाई जाती है। ठीक है, तो क्या देखे? पहला देखे थे। अब आते हैं अपस्थानिक जड़ में। फिर से अपस्थानिक जड़ में देखे क्या कि अपस्थानिक जड़ों का रूपांतर देखे भोजन संग्रह के लिए। जो पहला देखे क्या अपस्थानिक जड़ में क्या देखे? कंदिल जड़ देखे। कंदिल जड़ का उदाहरण क्या हो जाएगा? शकरकंद बताए थे कि कंदिल जड़ में क्या होता है? भोजन संग्रह के कारण जो है इसका आकार अनियमित आकार का होता है और एक नोट से जड़ निकलती है जैसे शकरकंद का हो गया। पुलकित जड़ में बताए थे। पुलकित जड़ में देखे पुलकित जड़ में क्या होता है? तो यह जो है जैसे इसके जो है गुच्छे के रूप में यह संरचना होती है जैसे डहलिया का जड़ हो गया। उसका ग्रंथिल जड़ में देखे कि ग्रंथिल जड़ जो होती है यह जड़ निचला भाग फूलकर मांसल हो जाता है जैसे जो है डहलिया का जड़ हो जाएगा। जैसे क्या हो जाएगा? डहलिया का जड़ हो जाएगा। उसके बाद देखिए वलया का ग्रंथिल जड़ होगी। उसके बाद ग्रंथिल जड़ में देखे थे ग्रंथिल जड़ में जो है शिला फूलकर जो कैसा हो जाता है? बड़ा हो जाता है ग्रंथिल जड़ में। ठीक है, और वलयाकार जड़ में देखे थे वलयाकार जो जड़ होता है यह कैसा होता है? तो यह जो है जड़ वलय के आकार के फूली होती है और इसे जो ये जो जड़ का उदाहरण है वह पीकॉक जड़ है। और बताए अभी नोट कीजिएगा कि पीकॉक जो जड़ होते हैं इसे इमेटिन नामक जो है दवा जो है बनाई जाती है, इससे जो है बनाया जाता है।
सारे पॉइंट को अच्छे से नोट कर लीजिएगा। अब देखेंगे यांत्रिक सहारा के आधार पर जो रूपांतरित जड़ें हैं उसके बारे में देखिए कल। तो सारे पॉइंट अच्छे से नोट कीजिए, हम बेसिक से बता रहे हैं और सारे पॉइंट को अच्छे से बार रिवीजन कीजिएगा। यहाँ से परीक्षा में भी सवाल जो है टपकता है। तो देखेंगे कल, इसे देखेंगे आगे। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर करना नहीं भूलें। मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में। धन्यवाद।